अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, शोबा सहाफ़त में अपने करियर के आगाज़ में अदालती ख़बर रिपोर्ट करते हुए हमारे जो सहाफ़त के उस्ताद थे वो कहा करते थे कि फ़ैसला किसी जज का नहीं बल्कि अदालत का होता है और जजिस का नाम लिखने से ज़्यादा कोर्ट के नाम को तरजीह दी जाती थी। आज भी हम लिखते और बोलते हैं कि हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक। इन शॉर्ट जजिस की फ़ैसले इदारे के फ़ैसले बन जाया करते हैं, किसी शख्सियत या फ़र्द के फ़ैसले नहीं कहलाते। मगर आजकल जिसका जहां बस चल रहा है मुअज़्ज़िज़ अदालतें और मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान पर अटैक कर रहा है। अदालतें जो हैं इस डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनती और जब आप अपना खुद पेंडोरा बॉक्स उठाकर अदालतों में फ़ैसले करवाने के लिए जाते हैं तो फिर जाहिर है सवालात पूछने पर भी कभी जजिस पर सवालात उठाए जाते हैं तो कभी उन्हें पॉलिटिसाइज करके बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जब से इस्टेब्लिशमेंट इदारों के बीच में नहीं आ रही है, न्यूट्रल है, बीच बचाव नहीं हो रहा है, तब से ही सियासत को बदतरीन किस्म का एक डेडलॉक लग चुका है। सियासी अदम इस्तेहकाम का अब ये आलम है कि हर कोई कानून और आइन को अपने अपने जाविये के मुताबिक देख रहा है। अब जब इलेक्शन कराने के मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 100 मोटर नोटिस लेकर सारे फ्री कैन को 9 रुकनी लार्जर बेंच के सामने बुला लिया है तो अब इस बेंच के भी 2 जजेस पर एतराज़ लगा दिया गया है। इससे पहले कि पीडीएम की हुकूमत 90 रोज़ में इलेक्शन ना कराने की वजह बयान करते उनके लॉयर फारूक एच नाइक ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की अपील कर दी है और कहा है कि पीडीएम जमातों का ये एतराज़ है कि दोनों जजेस सीसीपीओ बहाल करने का जो केस था उसमें अपनी राय दे चुके हैं। दोनों जजेस के कहने पर आज खुद नोटिस लिया गया, इसलिए इस्तदा है कि फेयर ट्रायल के हक के तहत दोनों जजेस नून लीग और जेयूआई के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता कि ये मफाद आमा का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि इंतखाबात का मामला अवामी है, इस पर फुल कोर्ट ही होना चाहिए। फारूक नाइक के मौक़िफ़ पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज खुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। अदालत स्पीकर्स की दरख्वास्त में उठाए गए कानूनी सवालात भी देख रही है। आज हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, इसलिए आज खुद नोटिस लिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, अपनी जमातों से कहें कि यह मामला अदालत क्यों सुने। जिस पर फारूक नाइक ने कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशंस नोट कर ली हैं, अपनी जमात से इस मामले पर हिदायत लूंगा। अदालत ने अब केस की जो समाअत है मजीद की 27 फरवरी यानी पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तो सुप्रीम कोर्ट के इस 9 रुकनी बेंच पर सवाल उठाते हुए यहाँ तक कह दिया है कि इस बेंच की जगह फुल कोर्ट समाअत होनी चाहिए जिसमें पनामा से तहकीकात का आगाज़ होना चाहिए। नाज़रीन, इस समाअत ने मेरे जहन में बहुत से सवालात उठा दिए हैं कि क्या किसी केस की समाअत में मुद्दई या मुद्दालिया से ये पूछा जाने वाले जज के जो सख्त सवालात होते हैं, क्या ये किसी भी जज की जानिबदारी को जाहिर करते हैं? जब एक तनाज़ा या फैसला किसी जज के पास जाता है तो उसने आइन और कानून की रोशनी में किसी एक साइड का तो फैसला करना है, जो जाहिर है जिसके खिलाफ आएगा उसको तो पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे में उस कोर्ट से जज को ही एतराज़ लगाकर हटा देना ये समझ से बाहर है। फिर जहन में सवाल ये भी उठता है कि अगर हर कोई अपनी मर्जी के जजेस को लाकर फैसले कराने लगे या नापसंदीदगी जाहिर करके हटाने लगे तो मुल्क की अदालतें तो खाली हो जाएंगी, तो फिर ये हमारा जो निज़ाम है इंसाफ का ये कैसे चलेगा? नाजरीन, आला अदलिया की तकरीम पर ऐसे एतराज़ात उठाने से और उन्हें पब्लिक में लाने से जहां अदलिया का वक़ार मजरूह होता है वहीं अवाम का एतमाद भी उठता है। आज अदालत के अंदर तो हुकूमत ने सिर्फ इस्तदा की, मगर अदालत के बाहर अदलिया और जजेस के किरदार पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो उंगलियां उठाने की कोशिश कल से हो रही है, इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। कल मरियम नवाज ने सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी पर न सिर्फ संगीन इल्ज़ामात लगाए बल्कि उनकी तस्वीरें भी चलाईं। मरियम नवाज ने कहा कि मौजूदा हालात का जिम्मेदार 5 का टोला है। 2-3 जजेस ने इमरान खान को वापस लाने का बेड़ा उठाया हुआ है। क्या कहा मरियम नवाज ने, जरा देखिए। आज जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असेंबलियों से उसको बाहर आना पड़ा, उसको इस्तीफे देने पड़े, उसकी हर कॉल नाकाम हुई तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। नाजरीन, ये तकरीर सुनकर मुझे वो दिन भी याद है जब इमरान खान ने खातून जज की तौहीन की थी तो सारी अदलिया ने
उन्हें कैसे अदालत में बुलाकर माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया था। अच्छी बात है, रियासत के इदारों की तौहीन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। तो क्या मरीम नवाज़ की तकरीर ने तौहीन की बाउंड्री क्रॉस नहीं की? वैसे तो मरीम नवाज़ के नए बयानिए के तहत यह हुकूमत उनकी नहीं, लेकिन कल सरकारी टीवी ने उनकी तस्वीरों के साथ जिन पर एतराज़ात उठाए गए मरीम नवाज़ की तरफ से, उनके अल्फाजों को ऑनर किया जैसे कोई रोकने वाला ही नहीं है। क्या ये म्यार सेट कर लेना ठीक है कि अगर किसी केस में एक जज आपके खिलाफ फैसला दे दे तो आइंदा वो आपके केस की समाअत नहीं कर सकता? क्या मुस्लिम लीग नून मर्जी के जजेस और मर्जी के फैसले करवाना चाहती है? अदलिया मुखालिफ कैंपेन लॉन्च करके मरीम नवाज़ जो हैं शायद ये भूल गई कि अगर आधी रात को अदालतें ना खुलती और असम्बलियाँ बहाल ना होती तो उनके चचा यानी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आज ना होते। ये अदालत ना होती तो मरीम नवाज़ आज भी जेल की सलाखों के पीछे होती। ना नवाज शरीफ लंदन में सैर सपाटे कर रहे होते और ना ही अपने इलाज के लिए उनको बाहर जाने की इजाज़त मिलती। मरीम नवाज़ ये भूल गई कि अदालतों का काम फैसले करना है जो कभी आपके हक में तो कभी आपके मुखालिफ भी हो सकते हैं, मगर आईन और कानून के मुताबिक ही होते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि फ़ैसला हक में आए तो हक और सच की फतह, अगर फ़ैसला आपके हक में ना आए तो इंसाफ के निज़ाम को आप लंगड़ा ही करार दे दें। मरीम नवाज़ ये भी भूल गई कि अदालती फैसले पर तनकीद और अदालत पर हमले में फ़र्क होता है। आज तक जलसे में जजेस की तस्वीरें दिखाकर अदालतों को यूं ब्लैकमेल कभी नहीं किया गया। या आप मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि आप मुल्क को किस जानिब लेकर जा रहे हैं। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट कैसे पंजाब और KPK के इंतखाबात के मसले को हल करेगी? क्या हुकूमत के एतराज़ात के बाद फुल कोर्ट बनाया जाएगा? मैं बात करूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब माहिर कानून लतीफ़ खोसा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि जाहिर है जो अदालती कार्रवाई होती है ये कानून ज़ाब्त और उसूलों के मुताबिक ही चलती है। अब जो आज खुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब ने, इसमें 9 में से 3 जजेस ने तो वैसे इख्तलाफ किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज खुद नोटिस केस से मुतालिक सवालात उठा दिए, जस्टिस अतर मिनल्ला ने और एक और जज साहब ने जो असम्बलियों की तहलील थी उस पर ही सवालात उठा लिए। तो मामला तो बैलेंस है। कैसे मुस्लिम लीग नून की तरफ से या बार काउंसिल की तरफ से खास करके 2 जजेस पर तनकीद हो सकती है और सारी अदालत को, इस सारे केस को ही इतना मशकूक बना दिया जाए कि पता ही नहीं चल रहा कि अदालतों ने करना क्या है, फैसला क्या आना है? क्या फैसला इस हवाले से आना है कि इख्तियार किसका है, इलेक्शंस किसने करवाने हैं, या फैसला इस पर आना है कि असम्बलियों की तहलील जो थी वो आइन के मुताबिक थी या नहीं? फैसला होना क्या है? देखिए सादिया, आपका इंट्रो इतना जामे था कि मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई गुंजाइश रह जाती है। बाहरकैफ जो आपने सवाल किया, देखें सवाल तो बड़ा मुख्तसर था। जो पहला चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो लेते हुए जो 3 निकात पर जो उन्होंने किए कि इन चीज़ों का हम इन पर फैसला करेंगे, वो खुद बड़े वाज़े हैं कि मसला क्या है। मसला सिर्फ ये है कि जब सूबाई असम्बलियाँ 2 तहलील कर दी गईं तो आर्टिकल 112 को जब आर्टिकल 105 आइन के तहत उनको मिल के पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा वाज़े है कि ये 48 घंटे के अंदर जो उनकी एडवाइस जाती है वज़ीर आला की, उसके अंदर 48 घंटे के अंदर गवर्नर साहब ने उसका फैसला करना होता है। और अगर वो नहीं कर पाते तो वो जो है इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड। अब डीमिंग क्लॉज, चूंकि मैं तो खुद गवर्नर रहा हूं, डीमिंग क्लॉज का मतलब ये है, और मैं जब इस तरह मुस्तरद करता था और दोबारा आता था तो 10 दिनों के बाद वो डीम्ड की रायचे में वो खुद ब खुद पास हो जाए। जाहिर है कि चूंकि मैंने पहले एक मुस्तरद किया है, मैं दोबारा उस पर दस्तखत नहीं करता था, लेकिन वो बाद में जो नोटिफिकेशन होता था वो मेरे ही नाम यानी गवर्नर के नाम ही का होता था, गवर्नर इज प्लीज टू।
सो डीम्ड का मतलब ये है कि गवर्नर साहब उस पर दस्तखत करें या भला ना करें, ये उन्हीं का जो है आईनी तौर पर सेल्फ एग्जीक्यूटरी होता है, ये उन्हीं का ऑर्डर मुतसव्वर होगा। सो ये गवर्नर से तो किसी ने कोई नहीं पूछ रहा कि भाई जब लिखा हुआ है 105 में आर्टिकल में कि गवर्नर शैल गिव अ डेट, गवर्नर शैल, उसमें कोई इबाम नहीं है। तो गवर्नर साहब क्यों तारीख देने से जो है आज तक गुरेजा हैं, बल्कि इनकारी हैं कि मैंने डिसॉल्व नहीं किया लिहाजा मैं क्यों कर तारीख दूं उसकी। तो ये तो यानी आइन की बिल्कुल सरीहन खिलाफ वर्जी है। और फिर अगर सदर साहब ने स्टेप इन किया, क्योंकि सदर साहब भी सरबराह रियासत हैं, ममलिकत हैं, कमांडर इन चीफ है आर्म फोर्स के, तो उनके भी एग्जॉल्टेड ऑफिस का हल्फ लिया होता है उन्होंने कि जो है आइन की पासदारी का। और अगर वो वाज़े तौर पर देखते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, और ऐसे में गवर्नर जो है, ऐसे में गवर्नर सदर के नीचे आ जाता है। क्योंकि नहीं, मुझे एक और बात बताएं ना, असम्बलियों की तहलील पर जो सवाल उठाया गया, जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल उठाया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया असम्बलियों की तहलील पर, क्या ये सवाल उठाना फिर दुरुस्त है? अब असम्बलियों की तहलील को गैर आईनी तौर पर तो नहीं हुई, गवर्नर को समरी भेजी, उन्होंने नई दस्तखत किए तो 48 घंटों के अंदर जैसे आपने कहा ऑटोमेटिकली हो गया। तो फिर क्या इस तहलील को भी इस पर सवाल उठाना जायज़ है कि असम्बली ये भी देखेंगे कि असम्बलियों की तहलील दुरुस्त थी या नहीं? देखें सादिया, ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की चीफ जस्टिसी के दौरान में, जिसमें हमने यानी बहाली अदलिया क्या तहरीक चलाई और सबसे पहला मैंने खून अपना दिया माल की सड़कों पर तो उस वक्त से ये शुरू हुए थे इस किस्म के टिकर चलने, और आपकी इस किस्म की जो है बहुत ज़्यादा एक ऑब्जर्वेशन या इनक्विजिटोरियल एक जज साहब के जो इस तफसार को आपने जो है हवा देना शुरू कर दिया मीडिया ने, और शाह सुर्खियां बना के ऐसा तासुर दिया जैसे कि जजेस का ये फैसला है या उनकी राय है या उनका जो है ऐसा हुक्म है। ये बात नहीं होती है। देखें, जज साहिबान मुख्तलिफ अनवा के सवालात करते हैं, ये इनक्विजिटोरियल होते हैं, ये कभी भी एडवर्सेरियल नहीं होते हैं। ये वो यानी उनके जहन में एक चीज आती है कि देखिए 5 साल के लिए असेंबली हुई है, बनी है, तो फिर पहले तहलील करना क्या मुनासिब होगा। तो उन्होंने एक सवाल किया है और मुझे यानी यकीन वासिक है कि इसका जवाब यही आएगा कि जो चीज आइन में बिला कम कास्ट लिखा हुआ है बड़ा वाज़े तौर पर, उस पर जो है उसका गैर मशरूत तौर पर चीफ मिनिस्टर और ऊपर नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर का ये इस्तेहकाक है, उसका डिस्क्रिशन है, उसका प्रिविलेज है, उसका हक है इस केस में जो चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस लिया है, इसमें फैसला क्या होना है? किस चीज को आपने देखना है? असम्बलियों की तहलील के मामले को देखना है, या आपने सदर के इख्तियारात को देखना है, या अदालत की तरफ से अब इलेक्शंस की डेट आनी है? फैसला होना क्या है, किस चीज को देखकर होना है? देखिए, फैसला इसमें आज लिख लें मुझसे, ये आइन को जो है नफाज को यकीनी बनाएंगे, आइन के हर जो है आर्टिकल को ये सुप्रीम कोर्ट यकीनी बनाएगी उसके नफाज को। इस पर कोई दो आरा नहीं होनी मतलब कि चाहिए सिर्फ और तशरीह होगी, तशरीह होगी या हुक्म सादिर होगा इलेक्शंस के हवाले से, या सदर के इख्तियारात को लेकर तशरीह होगी, असम्बलियों की तहलील को लेकर तशरीह होगी, या आप समझते हैं कि इलेक्शन की डेट ही अब अदालत की तरफ से आएगी? अदालतों का काम तो आइन की तशरीह करना है ऐसे नाजुक मामलात में। सादिया, बड़ा सादा सा है, 45-40 दिन गुजर गए हैं, 90 दिनों के अंदर इन्होंने करना है। 40 दिन का प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर है, तारीख के बाद कागजात नामजदगी, उस पर एतराज़ात, उस पर जो है फिर वो मंजूरी, फिर अपीलें, फिर उसके बाद जो है इस तरह प्रोसेस, ये तकरीबन 40 दिन का बनता है। तो ये अगले हफ्ते तक ये बात तय हो जाएगी। और
सुप्रीम कोर्ट ने अब ये करना है कि अगर आर्टिकल 105 वो समझते हैं कि लाजिम और वाजिब है गवर्नर पर तारीख देना, तो वो ये हुक्म जारी सादर फरमाएंगे गवर्नर को कि आप इस आर्टिकल 105 के तहत आप जो है तारीख दीजिए। ये कह देना कि मैंने चूंकि तहलील नहीं किया और डीमिंग क्लॉज में तहलील हुआ है, लिहाजा मैं तारीख देने का पाबंद नहीं हूं, ये आपकी तशरीह आइन की गलत है, ये आपका समझा हुआ गलत है। इसकी जो है तशरीह सादा है कि ये डीमिंग हो या आप खुद करें, ये आप ही का हुक्म तो इसका मतलब है मामला एक बार फिर गवर्नर के पास जा सकता है कि गवर्नर का ही इख्तियार है इलेक्शंस की डेट देना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं, अगर नहीं, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ऐसी नहीं है जो आप कर रही हैं। ये हुक्म होगा कि आप तारीख दें, क्योंकि आप पर ये वाजिब है आइन के आर्टिकल 105। अगर दूसरी सूरत में अगर वो कहते हैं कि गवर्नर बावजूद तसाहल का शिकार है, तजब्जब का शिकार है, देने से इनकारी है और गवर्नर को तौहीन अदालत चूंकि फौजदारी में सजा नहीं हो सकती, आईनी इस्तिस्ना है, तो फिर सदर के उस सेक्शन 57(2) की वो जो है तशरीह करेंगे कि बसूरत दीगर सदर को इलेक्शन एक्ट 2017 में ये अख्तियार है कि वो तारीख दे। कल जिस तरीके से जा रही है, मैं हैरान हूं। मरियम नवाज साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस को तस्वीरें चलाकर तनकीद का निशाना बनाया, क्या मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये रवैया दुरुस्त है? क्या मैसेज दे रहे हैं आप पूरी दुनिया को अपने इंसाफ के सिस्टम को लेकर? नहीं, ये कोई नई बात थोड़ी है। मुस्लिम लीग नवाज का तो ये उसमें साइकी में है, बदकिस्मती से। हमने वो वक्त भी देखा जब सजाद अली शाह के, तो फिर ये भी समझते हैं बदकिस्मती से आप उसी हुकूमत का हिस्सा हैं, बदकिस्मती से। देखें, हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, ये पीडीएम का, हम पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, माफ कीजिएगा। हम उनके एलाइज जरूर हैं, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है, हम कोई चीज आइन से मावरा न तसव्वुर कर सकते हैं, न उसका हिस्सा बनेंगे। मरियम नवाज के ऊपर तौहीन अदालत बनती है कल के बयानात के बाद? देखें, मैं समझता हूँ इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को, ये अदालत और कंटेमनर के दरमियान होता है। मोहतरम इमरान खान साहब की आपने मिसाल बिल्कुल सही दी, और वो तो एक लोअर कोर्ट की जुडिशरी के एक सिविल जज को कहा गया था, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किया गया, खातून जज सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। यकीनन ये उससे ज्यादा संगीन है, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि अदालतों को इन चीजों से इसलिए बड़ा होना चाहिए क्योंकि साइल जो होता है वो उलझाव की कोशिश करता है, वो इसलिए कोशिश करता है ताकि जो मेन इशू है वो किसी तरीके से दब जाए या वो तसाहल का शिकार हो जाए या ताखीर का शिकार हो जाए। तो बजाय इसके कि फोकस इन सब्सिडियरी चीजों में जो है ये बेंच पड़ जाए, बेहतर है कि मेन इशू को रिजॉल्व करें। और जहां तक तौहीन अदालत है, ये बाद में किसी वक्त भी हो सकता है और कोई भी इसको जो है वो नालिश कर सकता है। तो मैं चाहूंगा और ख्वाहिश होगी मेरी कि इन चीजों में जो है न पड़े, इसके बावजूद के मोहतरमा मरियम बीबी ने अपने एक जो पार्टीज कन्वेंशन जो था, वर्कर्स कन्वेंशन, उसमें उन्होंने तुंद और तेज बातें की हैं जो गैर मुनासिब थी, जो मैं समझता हूं कि एतराज किया जाए। सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब माहिर कानून सरदार लतीफ खोसा साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक प्रोसिक्यूटर नैब माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब आपका। आमिर अब्बास साहब, इंतखाबात के मामले को लेकर जब गवर्नर भी तारीख नहीं दे सके, इलेक्शन कमीशन भी तारीख नहीं दे सका, सदर साहब ने तारीख दे दी, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहाँ पर खुद नोटिस ले लिया, जब आइन में सब कुछ वाज़े है,
कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात भी होने हैं, कोई अभाम नहीं है, हुकूमत अपनी वजूहात बयान कर रही है। अब चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस लिया, जो 9 रुकनी लार्जर बेंच, उसके अंदर से भी सो मोटो को लेकर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। तो ये मामला इतना, आपको क्या लगता है कि इतना उलझाव का शिकार हुआ क्यों, जब आइन में, कानून में वाज़े तौर पर लिखा है कि असम्बलियों की तहलील के 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस होने ही होने हैं, तो ये मामला इतना ज़्यादा संगीन हो कैसे गया? ये नहायत ही अफसोसनाक बात है कि जब, जैसे कि आपने कहा कि तमाम चीजें आइन में दी हुई हैं, 90 डेज आइन में दिया हुआ है, और ना सिर्फ आइन में दिया हुआ है, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट भी आ जाती है, उसको इस मुल्क की एक आला अदलिया इंडोर्स भी कर देती है और हुक्म भी सादर फरमाती है कि ये आपने इलेक्शंस जो उनसे हैं वो नॉट बियॉन्ड 90 डेज कराने हैं। किसी भी तरीके से 90 डेज की जो ब्रैकेट है उससे बाहर नहीं निकला जा सकता। बट अनफॉर्चुनेटली हमने क्या देखा कि जी 90 डेज में होने थे, अब इशू बना दिया गया कि जी इसमें चूंकि एक उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी कि जी जो इलेक्शन डेट है वो गवर्नर साहब कहते हैं मैं नहीं दूंगा भाई, मैं क्यों नहीं दूंगा, मैं इसलिए नहीं दूंगा कि असेंबलीज अब जो सी डिसॉल्व हुई हैं वो मैंने साइन नहीं किए, वो तो उसके कानून के तहत ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई है। ईसीबी कहता है मैं नहीं करूंगा डेट का ऐलान जब तक गवर्नर जो से हैं वो डेट नहीं देते। मजबूरन सदर साहब ने कर दी उसमें डेट के, जो के सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 के है, अब आइन में भी है, एक्ट में भी है, लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया पीडीएम ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और हुकूमत की तरफ से आया कि जनाब इसमें हमें इश्यूज आ रहे हैं इलेक्शन कराने में। एनी हाउ, तो ये जब तमाम चीजें हुई और इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक पिटीशन चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और फिर जो दोनों स्पीकर्स हैं असेंबलीज के, लाहौर के, पंजाब असेंबली के और केपी असेंबली के, उन्होंने भी पिटीशन डाल दी, और फिर 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने जब लिख के भेजा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसमें सो मोटो भी ले लिया और वो 2 पिटीशंस भी लगा दी। आज ये बात हुई कि सो मोटो है ये नहीं ले सकते थे क्योंकि जो पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक में से तो कोई आया नहीं, तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दे दिया चीफ जस्टिस ने, जिसमें तमाम जजेस उस जवाब का आगे बिल्कुल खामोश हो गए, और वो ये जवाब था कि मेरे पास तो आईने पाकिस्तान आ गया है। आईने पाकिस्तान कहता है कि जी मेरे साथ ये क्या खिलवाड़ हो रहा है, और आईने पाकिस्तान के चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो उसकी रखवाली है, उसकी प्रोटेक्शन है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन कराना है, तो ये हमारी एक आईनी जिम्मेदारी बनती है। और ये जो बातें हो रही है, ये 2 जजेस निकाल दो, एक डाल दो, फलाने को ये कर दो, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत छोटी बातें हैं, ये तो होनी नहीं चाहिए थे। और नंबर 2, कल जब केस मुस्लिम लीग नवाज जिस तरह एक प्रॉपर एक कैंपेन लॉन्च कर दी है, स्पेशली 2 जजेस साहिबान को लेकर, मरियम नवाज ने कल सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उनका लहजा था, जिस तरह उन्होंने तस्वीर चलाई, तो वो तो लगता है कि असल मुद्दे से तवज्जो हटाना चाहते हैं अदालत की, जिस तरीके से वो कल बात कर रही थी। जी शायद इसका भी जवाब देता हूँ। तो कल जब ये टेकअप हुआ था मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आज मेरे पास तमीजुद्दीन खड़े हैं। आपको याद होगा तमीजुद्दीन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था जिसमें हमने अल्टीमेटली देखा था, जब जजमेंट आई थी तो 2 चीजें उभर के सामने आई। एक, पहली दफा इस मुल्क में नजरिया जरूरत इमर्ज करके आया कि जो कि जस्टिस मुनीर ने दिया, जिसको आज तक किसी भी तरीके से अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। दूसरी तरफ आ गया था जस्टिस कॉर्नेलियस ने जो बात की सुपरमेसी ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने जब ये बात की तो इसका मकसद यही था कि हमने सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, हमने देखना है कि जनाब इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ है वो, या कि ये जो इस किस्म की हर दफा एक बात कर दी जाती है इलेक्शंस नहीं हो सकते, फाइनेंसेस ये हैं, सिक्योरिटी नहीं है। तो बहुत खूबसूरत बात की थी उन्होंने। और अब देखना ये है कि जी क्या हमको
मुस्तकबिल में जस्टिस मुनीर के फुट स्टेप्स में चलती हुई सुप्रीम कोर्ट नजर आती है या जस्टिस कॉर्नेलियस के? और जो बाहर बात हुई, जब ये बातें हुई तो नजर आ रहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट जो सी है वो तो अपने जो आईनी मुद्दत है 90 डेज की, उससे आगे जाने को कतन तैयार नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट भी कह चुका है अनलेस एंड अनटिल वो एक्सेप्शनल कोई कंडीशंस हो, और वो एक्सेप्शनल कंडीशंस तो आर्टिकल 232 में है कि जी वॉर लाइक कोई मुल्क खुदा न खास्ता जंग लगी हो। तो इसको देखते हुए मरियम बीबी ने जो बातें की, वो बातें गालिबन उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शंस में जाना पड़ जाता है 60 दिन के बाद, तो हमारे पास तो नैरेटिव भी नहीं कोई, उस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए तो उसमें वो आला अफवाज के ऑफिसर्स और सिटिंग जजेस की बारे में इस किस्म की बातें कर रही हैं, और समझने भी शायद ये वो समझ रही हैं कि जी अवाम इस चीज से बड़ी इंप्रेस हो जाएगी, इस नैरेटिव को बाय करेगी, जबकि अवाम तो देख रही है मौजूदा हुकूमत पीडीएम की महंगाई की तरफ, उनके पेट्रोल और दूसरी प्राइसेस की हाइक की तरफ अवाम तो देख रही है। आमिर अब्बास साहब, ये बात दुरुस्त है कि आइन के अंदर एक चीज़ वाज़ेह तो है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं, लेकिन क्या हमारा मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर इस सूरत हाल में इस चीज़ का मुतामिल हो सकता है कि 2 मराहिल में इलेक्शंस करवाए जाएं, उतना ही पैसा आप दोबारा बाद में इन इलेक्शंस पर लगाएं? तो क्या ये अच्छा नहीं है कि कुछ ऐसा रास्ता निकलना चाहिए कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शंस हो? देखिए, रास्ता तो फिर वही जस्टिस मुनीर वाला है कि जिसको उन्होंने फ्रांस से एक ये बोरो किया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जरूरत नजरिया जरूरत के तहत आप जो मर्जी कर। लेकिन हमने अभी हालिया देखा टर्की में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया, वहां पे रिक्वेस्ट की गई वहां पे सदर एर्दोगान से कि जी इलेक्शंस एक दफा नहीं 2 दफा रिक्वेस्ट की डिले करें। उन्होंने कहा जी मई में होने हैं तो मई में होने हैं, नो मैटर व्हाट। आईने पाकिस्तान अगर कहता है, भारत में आपने देखा कि वहां पे सूबों के इलेक्शन आए रोज हो रहे होते हैं और नेशनल असेंबली का बाद में होता है। तो अगर इसको अलग-अलग करने में फाइनेंशियल आपने अगर कोई इश्यूज हैं, तो ये बात जो कह दी जाती है, हुकूमत अगर कल को कहती है फाइनेंसेस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का इलेक्शन 218 इलेक्शन कमीशन को कहता है कि जनाब, और उसके दीगर जो आर्टिकल्स हैं वो पाबंद करते हैं कि तमाम अदारे मुआन करेंगे जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाएगा। और ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, ये जो आपने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की बात की, इसको अगर खत्म करना है तो इलेक्शंस ही वाहिद रास्ता है, और जनरल इलेक्शंस कराइए ताकि दुनिया भी आपकी तरफ देखे कि जी इस मुल्क में एक स्टेबल गवर्नमेंट है। तो मामला किस तरफ हम जाता हुआ देख रहे हैं कि सदर पाकिस्तान ने जो तारीख दी है, फैसला उस पर होगा कि हाँ वही है 9 अप्रैल को ही इलेक्शंस होंगे, या ये मामला दोबारा गवर्नर के पास जाएगा? क्योंकि गवर्नर का तो आईनी इख्तियार है कि गवर्नर ने ही इलेक्शंस की डेट देनी है। देखिए, मामला जा रहा है इसकी सोल्यूशन की तरफ। आपके इल्म में होगा कि जब हमजा शहबाज शरीफ पीछे वजीर आला पंजाब बने, तो उस वक्त आइन कहता है कि गवर्नर ओथ लेंगे। हाँ। और जो उस वक्त के गवर्नर थे चीमा साहब, उन्होंने ओथ लेने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं। तो फिर अदालत ने, जो आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ, रूल्स में कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्पीकर कौमी असेंबली जाके ओथ ले, लेकिन उन्होंने कहा कि आइन ने अपना रास्ता बनाना है। आइन की मंशा ये है कि जो एक वजीर आला है वो आए। अभी भी आइन की मंशा या जो हमारा पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी मंशा यही है कि जो इलेक्शंस हैं वक्त पे हो, असेंबलीज को खाली ना रखा जाए, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स है उनका पर्पस तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना है। 90 दिन के बाद उसको किस आइन या कानून के तहत आप एक्सटेंशन दे सकते हैं कि जी भले से वो अक्टूबर तक चले? मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कानूनी प्रोविजन मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ थे, थैंक यू। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पहले दिन लाहौर से लगभग 80 गिरफ्तारियों के एक ही दिन के बाद मुख्तलिफ दरखास्तें भी अदालतों में पहुंच गईं कि रहनुमाओं को रिहा कर दिया जाए। अगर ये रहनुमा और कारकुन जेलें भरने से पहले ही रिहा हो गए तो फिर तहरीक किस नाम की? शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और बेटी माहनूर कुरैशी ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है
कि उनके वालिद को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। सेनेटर वलीद इकबाल की अहलिया ने भी अदालत में अपने शौहर की गिरफ्तारी को जबरी कहते हुए हाईकोर्ट से रुजू किया है। सवाल ये है कि क्या इनकी फैमिलीज़ को नहीं पता था कि जो इनके लोग हैं ये जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पीटीआई के फोकल पर्सन एजाज चौधरी ने भी लाहौर हाईकोर्ट में 9 रहनुमाओं की गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। मजमूई तौर पर इन दरखास्तों में हिरासत को गैर कानूनी करार देते हुए बाजियाबी या रिहाई की अपील की गई है। यहाँ सवाल उठाने से पहले मैं ये मेंशन करना ज़रूरी समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो प्लानिंग सामने आ रही थी उसमें ऐसे तो हरगिज़ नहीं था कि पूरी की पूरी सीनियर क़यादत जो है ये पहले ही झटके में वैन में बैठ जाएगी। जो प्लानिंग इमरान खान ने अपने खिताब में दी थी वो तो 200 कारकुनान के साथ लाहौर से उमर चीमा, मुराद रास और कुछ और लीडर थे। लेकिन हुआ क्या, 200 कारकुनान की जगह 80 कारकुनान और पार्टी के नायब कप्तान, जनरल सेक्रेटरी के साथ कई सीनियर रहनुमा खुद जाकर प्रिजन वैन में बैठ गए, जो कारकुनान के साथ साथ मीडिया के लिए भी बहुत हैरान कुन था। इन रहनुमाओं को पंजाब के मुख्तलिफ जेलों में भेज दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को अटक, असद उमर को राजनपुर, मुराद रास को डीजी खान, आज़म सवाती को रहीम यार खान, सेनेटर वलीद इकबाल को लिया और मोहम्मद खान मदनी को बहावलपुर की जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। और इन पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 16 MPO के तहत कार्रवाई अमल में लाकर उन्हें नक्स अमन के जुर्म में जेलों में रखा गया है। मगर ये सब ने देखा कि ना किसी ने नक्स अमन किया और ना ही पुलिस या रियासत ने ज़बरदस्ती की, लिहाजा रिहाई या बाजियाबी की दरखास्तें समझ में आ रही हैं, ना ही हुकूमत का खौफ। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जेल भरो तहरीक की प्लानिंग को तब्दील किया गया है या इन रहनुमाओं ने प्लानिंग से हटकर गिरफ्तारियां पेश की हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि कप्तान तो चाहते थे कि लीडरशिप आखिर में या 6-6 लोग हर शहर से गिरफ्तारियां देंगे, तो फिर ये तब्दीली कब और कैसे आई? तो क्या जेल भरो तहरीक बदनज़मी का शिकार होकर अपना टेम्पो खो बैठी है? तो नाज़रीन अब आते हैं दूसरी तब्दीली की तरफ, और वो है गिरफ्तारियां जो हो गई हैं जैसे भी हुई, तो अब तो रिहाई के लिए दरखास्तें क्यों दी जा रही हैं? क्या तहरीक इंसाफ की प्लानिंग में ये बात थी कि उनके लीडरों को जेल भरो तहरीक में ही गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? मैंने तो एक ऐसी वीडियो भी देखी है जिसमें पुलिस वाला स्पीकर पर ऐलान कर रहा है कि जो पीटीआई के कारकुनान गिरफ्तारी देना चाहते हैं उनके लिए वैन तैयार खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने में आया कि प्रिजन वैन की छतों पर भी कारकुनान चढ़े हुए थे। लाहौर और पेशावर के बाद जेल भरो तहरीक आज तीसरे रोज़ रावलपिंडी पहुंची। पेशावर में तो मुलतवी कर दी गई है जेल भरो तहरीक, मगर गिरफ्तारियों की वो तादाद सामने नहीं आ रही है जो तहरीक इंसाफ को तवक्को थी। ऐसे में फिर बाजियाबी की दरखास्तें जब जाएंगी इस जेल भरो तहरीक में, उस पर भी फिर बहुत सारे सवालात जो है वो उठेंगे कि क्यों आपको अंदर जाने की भी बहुत ज़्यादा जल्दी थी जेलों में और अब बाहर आने की भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो मेरी तहरीक किस नाम की? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त साहब आपका। शफ़क़त साहब, ये सीनियर लीडरशिप की जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियों को लेकर क्या अचानक से स्ट्रैटेजी तब्दील हुई है? क्योंकि बुध को जब आप लोगों की ये तहरीक शुरू हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया से बताया कि इमरान खान साहब ने अभी मना किया है सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तारी देने के लिए से, क्योंकि वो चाहते हैं कि सीनियर लीडरशिप फिलहाल बाहर रहे ताकि तहरीक को कामयाब बनाया जा सके। लेकिन आज हम अचानक देखते हैं शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तारी देने के लिए चले गए प्रिजन वैन में, असद उमर साहब भी चले गए, मुराद रास भी, और फिर हुआ ये कि किसी को लिया भेज दिया, किसी को बहावलपुर भेज दिया, किसी को राजनपुर भेज दिया। क्या स्ट्रैटेजी एकदम बदली और क्यों बदली? नहीं, देखें जहाँ तक तो मुख्तलिफ जेलों में भेजने वाली बात है वो तो गवर्नमेंट ने भेजा, वो हमने तो नहीं भेजा। हाँ। और ये सिर्फ उनको तंग करने के लिए और उनको परेशान करने के लिए और उनको तकलीफ देने के लिए ये किया है। और लेकिन उससे उनके हौसले बुलंद हैं और जो हमें इतलात मिली हैं वो हर किस्म की सोबत जो है वो बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जहाँ तक आपका सवाल है कि उनको ये बिल्कुल दुरुस्त है, उस वक्त तो ये प्लान नहीं था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन शाह साहब की हमेशा ये फीलिंग थी और असद की कि हमें सबसे आगे बढ़ के लीड करना चाहिए। तो इसलिए खान साहब ने हालांकि कहा था, लेकिन उन्होंने मौके को जब मौजूद थे तो वहां पर उन्होंने कहा कि हमें लीड करना चाहिए और इसलिए उन्होंने लीड किया। नहीं तो जब गिरफ्तारियां दे दी तो क्या इनकी फैमिलीज को नहीं पता था कि जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है? तो अब वो बाजियाबी की दरखास्तें, रिहाई की दरखास्तें क्यों दे रहे हैं? सेनेटर वलीद इकबाल की अहलिया ने भी दे दी है, शाह महमूद कुरैशी के बेटे और बेटी ने भी दरखास्त दे दी है कि उनके वालिद को रिहा किया जाए।
एक तरफ आप जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं फटाफट रिहाई भी मिल जाए। नहीं, मेरा ख्याल है कि जहां तक मेरी इतला है, जो उन्होंने रेट्स की हैं उसके अंदर रहाई का नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि उनको पहले तो बताया जाए कि वो हैं कहाँ, फिर ये है कि वो उनको जेल मैनुअल के मुताबिक जो फैसिलिटीज हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही, और उनके साथ सलूक कैसा किया जा रहा है। क्योंकि देखें, इससे पहले कुछ वाकयात हुए हैं जिसमें कुछ लोगों के साथ तशद्दुद हुआ है, तो इसलिए ये तो यकीनी तौर पे लोगों को फिक्र तो है कि पता नहीं किस तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो की जा रही होगी। का पता नहीं था। अभी रिसेंटली फवाद चौधरी साहब भी बाहर आए हैं, आजम सवाती साहब भी बाहर आए हैं, तो इन कॉन्सिक्वेंसेस का तो तहरीक इंसाफ को बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा होना चाहिए था कि एक दफ़ा अगर जेल में चले गए तो कितना टाइम लग सकता है, क्या सलूक होगा, क्या नहीं होगा। ये तो बातें सारी आप लोगों के इल्म में थी ना शफकत साहब? नहीं, देखें, जो जहां तक जेल में जाने वाली बात है उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो वहां पे जिस तरीका से पूरा एक चीज होती है जिसको कहते हैं जेल मैनुअल, उस जेल मैनुअल में लिखा होता है कि कैदियों के साथ किस तरह सलूक किया जाना है, और खास तौर पे जो सियासी कैदी हैं उनके साथ क्या रवैया और क्या सलूक होना है। तो वो क्योंकि और ये जो अभी तहरीक अदालतों में की है, ये तहरीक सिर्फ इस चीज के लिए की है कि उनकी जो ट्रीटमेंट है या उनके साथ जो रवैया है वो जेल मैनुअल के और इंसानी हकूक के मुताबिक होना चाहिए। तो क्या आप लोगों को कुछ इतलात मिल रही हैं असद उमर के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, क्या उनके साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है या उनसे उस तरह का सलूक हो रहा है जिस तरह के फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बड़ा मुश्किल है अंदर रहना, आजम सवाती साहब, क्या वो लोग ठीक हैं या उनके साथ वाकई जेल मैनुअल के खिलाफ सलूक हो रहा है? नहीं, अभी मुझे जो इतला है कि पहले दिन उनको बहुत तंग किया गया, रात को सोए नहीं, फिर उनको 300-400 मील सफर करा के वहां कहीं पहुंचाया गया, दवाइयां नहीं जाने दी। बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दवाइयों का सिलसिला बेहतर हुआ है, लेकिन शुरू में तो बहुत ही बुरी ट्रीटमेंट की थी। और वो सियासी कैदी हैं, कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई चोर चकार नहीं है, तो इसलिए उनके साथ जो ट्रीटमेंट थी वो स्ट्रिक्टली जेल मैनुअल के मुताबिक होनी चाहिए। शफकत महमूद साहब, आपको नहीं लगता लोग आप लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक उस तरीके से लोगों ने निकल के गिरफ्तारी नहीं दी? नहीं, हमारे पास तो जो इतलात है उसके मुताबिक हजारों लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है गिरफ्तारी के लिए। लाहौर में बेशुमार लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है, बाकी शहरों में भी। आज आप देखें कि पिंडी में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वहां पे भी बड़े लोग मौजूद हैं, और ये तो सारे मुल्क में फैलेगा और फैल रहा है। ये पेशावर की तहरीक क्यों मुलतवी की है शफकत साहब? नहीं, पेशावर में जो हमारी इतला है कि इतना बड़ा हजूम आ गया था कि पुलिस ने जो अरेस्ट नहीं किया, और उसमें जो आपने वीडियोस देखी हैं वो मैन्युफैक्चर की गई हैं कि कहीं बेआबान जगह पे खड़े होकर पुलिस ऐलान कर रही है कि जी जिसने जेल कर भी जाना है वो आ जाए। वो तो बहुत ही फनी वीडियो थी जब पुलिस वाला खुद लाउडस्पीकर पे ऐलान कर रहा है कि आए जिसने गिरफ्तारी देनी है, और दे दो, कोई आ ही नहीं रहा था। नहीं, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। वो बिल्कुल एक बेआबान जगह खड़ा करके आप जितनी मर्जी ऐलानात करते रहे, तो वो तो बिल्कुल एक मनगढ़ंत किस्म की कहानी है। तो आपको लगता है कि इस तहरीक का कोई आउटकम होगा, कोई पॉजिटिव कोई असरात आएंगे? जिस मकसद के लिए आप लोग कर रहे हैं वो मकसद तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, और वहाँ आइन और कानून को लेकर ज़ाहिर है उसी लिहाज से फैसला होना है। तो आपको क्या फिर आप लोगों का इस तहरीक का मकसद है? जो भी इलेक्शन के हवाले से फैसला करना है ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है, अदालतों ने करना है, तो क्या फिर मकसद है आप लोगों की इस तहरीक का शफकत साहब? देखें कि दो चीजें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऑप्शंस होते हैं जब आइन और कानून को फॉलो ना किया जा रहा हो। एक ऑप्शन होता है अदालत का, और दूसरा ऑप्शन होता है अवाम के पास जाके एहतजाज करने का। एहतजाज करने का जो हमने काम था वो पहले शुरू किया था, ये से पहले ऐलान किया होता। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस नहीं दिया था। तो अब तो हमारी एक मोमेंटम के साथ चल रहे हैं, और वो जो हमारी
एहतजाजी तहरीक है वो आवाम में फैल रही है। हाँ, लेकिन अब लोगों को बिला वजह आप नहीं समझते अजियत देने का कोई फायदा नहीं है। ये लोगों को जेलों में रखने से या सीनियर लीडरशिप जो है वो पार्टी के मामलात को बेहतर ये है कि बाहर आकर देखे, हल करे। अब जेलों में जाकर बैठने से ना तो इंतखाबात जल्दी होने हैं ना ही ऐलान होना है। अब जो भी फैसला होना है, जो भी ऐलान होना है, जो भी हुक्म आना है, ये सुप्रीम कोर्ट से आना है। तो ये बेसूद नहीं है आपसे ये सारी एक्सरसाइज? नहीं, देखें, ये सुप्रीम कोर्ट भी वैक्यूम में तो नहीं होता ना। सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द एक माहौल होता है और वो माहौल जो है वो बनता है और माहौल बन रहा है। और जो तहरीक इंसाफ की ये जो जद्दोजहद है उसकी वजह से एक माहौल बना है, उसकी वजह से ये आपको सुओ मोटो नजर आ रहा है। ऐसे थोड़ी नजर आ रहा है आपको। ये पहले क्यों नहीं हुआ? तो ये सुओ मोटो जो है ये एक खास जद्दोजहद का नतीजा है और वो आपको नजर आ रहा है। तो इलेक्शन कैंपेन तो आप लोगों ने शुरू ही नहीं किया है। जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन करनी है वो तो सारे जेलों में जा रहे हैं। आइन के मुताबिक अगर 90 रोज में होना भी है इलेक्शंस, तो आप लोगों ने क्या तैयारी की है? कैंपेन्स तो आप लोग कर नहीं रहे हैं। जिसने अवाम में जाना था, इमरान खान साहब अभी वैसे नहीं जा रहे हैं जब से उनको जख्मी हुए हुए हैं। सीनियर लीडरशिप वैसी जेलों में जा रही है। तो कैंपेन कैसे करेंगे? या इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों को कि कैंपेन की जरूरत ही नहीं है, कल भी अगर इंतखाबात हो जाए तो आप लोग अवाम में जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, आपको कैंपेन की जो डेफिनेशन है उसको जरा गौर करना पड़ेगा। आजकल के ज़माने में कैंपेन सिर्फ जलसे जुलूस नहीं होते। आजकल की कैंपेन में आपके सामने आपसे बात करना भी कैंपेन है, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं। इसी तरह सोशल मीडिया जो है वो भी एक कैंपेन है, जेल में जाना भी एक कैंपेन है। हर ये जितने भी सियासी तरीके होते हैं वो सारे के सारे आजकल के ज़माने में मीडिया, सोशल मीडिया, तो ये कैंपेन तो हमारी जारी है और ये कैंपेन हो रही है। और इसीलिए तो वो भागे हुए हैं, डरे हुए हैं। उनको पता है कि इनको इलेक्शन में फेंटी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब मेरे साथ थे। शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।